तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट के दो सिस्टम्स ट्रेडिशन में आए, एक था इंग्लिश सिस्टम और एक है मीट्रिक सिस्टम। जो इंग्लिश सिस्टम है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और ये जो मीट्रिक सिस्टम है इसे फ्रांस ने डेवलप किया था। तो स्टार्टिंग में इंग्लिश सिस्टम ट्रेडिशन में था। इसमें होता क्या था कि जैसे मास के लिए सेर, पाउंड, इसी तरह से डिस्टेंस के लिए फरलॉन्ग, यार्ड और माइल्स, इस तरह की यूनिट्स हुआ करती थी। लेकिन ये जो यूनिट्स थी इनमें कन्वर्जन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जैसे आप देखिए 1 माइल इज इक्वल टू होता है 760 यार्ड और 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट और 1 फुट इज इक्वल टू होता है 12 इंचेस। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा 156 इंचेस को कन्वर्ट करना है माइल्स में, तो अब आपके लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए इस डिफ़िकल्टी की वजह से जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस था उसने 1791 में एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इसको बोला मीट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम में कन्वर्जन आसान था क्योंकि कन्वर्जन मल्टीपल्स में होता था जिसकी पावर 10 होती थी। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। तो इसका मतलब ये 10 की पावर में यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 मीटर। तो ये जो सिस्टम था, क्योंकि ये कन्वीनियंट था, इसलिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोगों ने, जितनी भी कंट्री थी, उन्होंने इमीडिएटली इसको अडॉप्ट कर लिया। और इंडिया ने भी 1857 में इसको अडॉप्ट कर लिया। मीट्रिक सिस्टम में जो भी कुछ ड्रॉबैक्स थी उन सब को सही करके फाइनली एक कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में फ्रांस में, और उसके बाद निकल के सामने आया एक सिस्टम जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं SI यूनिट्स। इसी को फ्रेंच में बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल्स। तो अब हम जो SI यूनिट्स हैं उसमें 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। बेसिक यूनिट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें किसी दूसरी यूनिट से हम डिराइव नहीं करते हैं। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किसी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर आप देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम डिराइव करेंगे डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। लेकिन जो डिस्टेंस यूनिट है ये अपने आप में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से 7 यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इनकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीटर। मीटर डिस्टेंस की यूनिट है और 1 मीटर की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखनी है। 1 मीटर को डिफ़ाइन किया गया है कि अगर हम वैक्यूम में लाइट को पास कराएं तो इतने सेकेंड्स में, कितने सेकेंड्स में, 1/299799245 इतने सेकेंड्स में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, 1 मीटर का मतलब है वैक्यूम में अगर लाइट ट्रेवल करे तो 1/299792458, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना डिस्टेंस, इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 मीटर। तो अभी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसको मेज़रमेंट कैसे किया होगा, इंस्ट्रूमेंट कैसा रहा होगा, तो हम अभी इस पार्ट में नहीं जाने वाले हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हम यहाँ पे केवल डेफिनेशन बस देखने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीटर को पहले जो डेफिनेशन बनाई गई थी वो बनाई गई थी कि एक रॉड है प्लेटिनम और इरिडियम की, ये हो गई रॉड, और इस रॉड में मार्क बना दिया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मीटर। यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड में मार्किंग कर दी गई कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर।
और इस रॉड को कहाँ रखा गया था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और इस रॉड को ही क्यों लिया गया, प्लैटिनम इरिडियम के ही बार को यूज़ क्यों किया गया, तो इसका रीज़न ये है कि ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, ये केमिकली इनएक्टिव होता है, एनवायरनमेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए ये मटेरियल एज इट इज़ हमें हमेशा मिल जाएगा। इसके बाद 1960 में जो मीटर का डेफिनीशन है वो चेंज हुआ और ये हुआ कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁶ इतने टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर एमिट करें किसी क्रिप्टॉन लेज़र से, तो इससे जो डेफिनेशन आ रही थी ये भी एक बड़ी मुश्किल से डेफिनेशन थी। इसलिए फाइनली 1983 में ये डेफिनेशन आई जो हमने अभी आपको ऊपर बताया, क्या कि वैक्यूम में अगर हम लाइट को पास कराएं और लाइट इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज 1 मीटर। तो चलिए अब बात करते हैं किलोग्राम के डेफिनेशन की। तो देखिए किलोग्राम जो है मास का यूनिट है, सबसे पहली बात मास का यूनिट है। और 1 किलोग्राम के लिए एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप बनाया गया है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्लैटिनम और इरिडियम का एक मास प्रिजर्व करके रखा हुआ है फ्रांस में, और उसका जितना मास है उसी मास को 1 किलोग्राम बोलते हैं। उसका जितना मास है उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। और ये जो सिलेंडर है 1 किलोग्राम का, इसको एक एयर टाइट जार में रखा हुआ है और रीज़न वही है क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, केमिकल का टैग इसमें नहीं होता और इसका मास जो है वो चेंज नहीं होता है। तो अगर आपको 1 किलोग्राम डिफ़ाइन करना है कि यार मेरे पास एक स्पेशल पत्थर है और इस पत्थर का जितना वेट होगा वही 1 किलोग्राम होगा, तो ऑब्वियसली वो पत्थर ऐसा होना चाहिए कि उसमें टाइम के साथ मास ना तो इंक्रीज़ हो ना ही डिक्रीज़ हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो बिल्कुल केमिकली इनएक्टिव हो। तो ये हुई डेफिनेशन 1 किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम में आपको ध्यान क्या रखना है, प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है और इसको इंटरनेशनल प्रोटोटाइप बनाया गया है और ये कहाँ रखा हुआ है, फ्रांस में रखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। तो देखिए सेकंड की डेफिनेशन समझने के पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो एटम है उसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हम बात कर रहे हैं सीजियम की। देखिए ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और सीजियम जो है ये 6th पीरियड का एलिमेंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सीजियम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी। ये आउटर मोस्ट हो गई, ये उसके अंदर वाली हो गई और ये उसके अंदर वाली हो गई। अब इस ग्रुप में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 है, लिथियम के लिए 2 1 है। इसका मतलब ये हुआ सोडियम के लिए 2 8 1 है। इसका ये मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। यही बात किसके साथ होगी, सीजियम के साथ। तो सीजियम के आउटर मोस्ट सेल में हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से एक्साइटेड होकर के हायर लेवल में चला जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं इनमें एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से रहता है कि यहाँ एनर्जी जितनी है उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ होती है, उससे ज़्यादा यहाँ, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है अभी प्रेजेंट कंडीशन में उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जब इसको हम हीट कर देंगे तो ये जहाँ पहुँच जाएगा उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब होता क्या है
एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ इस तरीके से वाइब्रेशन करने लग जाता है। जब इस तरीके से वाइब्रेशन करने लग जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? हाइपर फाइन लेवल्स में हो रहा है। हाइपर फाइन लेवल्स क्या होते हैं? ये स्मॉल शिफ्ट होता है इन एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी जितनी, ये एनर्जी का लेवल, जैसे एक ये है एक ये है, मान लीजिए ये E6 है और ये मान लीजिए E7 है। तो स्मॉल शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बस इस तरह से घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप से। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से हाइपर फाइन लेवल में वाइब्रेट करेगा तो इतना वाइब्रेशन, इतना वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो 1 सेकेंड होगा। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन, सीज़ियम का इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा तब वो 1 सेकेंड में इतने वाइब्रेशन करेगा। कितने करेगा? इतने। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट उसका मूवमेंट होगा। तो इसी को हम इस तरीके से कह रहे हैं कि 1 सेकेंड क्या होता है? तो हम कह देंगे यार 1 सेकेंड वो टाइम होता है जिसमें सीज़ियम 133 एटम, ये इसका मास है 133, सीज़ियम 133 एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में था वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और एक एनर्जी से जब दूसरे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उस टाइम पे हाइपर फाइन लेवल पे उसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो वाइब्रेशन होगा उस वाइब्रेशन में जो उसका टाइम पीरियड होगा इतने वाइब्रेशन करने वाला, इतनी बार, यानी कि आप समझिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऊपर गया नीचे गया, एक वाइब्रेशन हुआ, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, दूसरा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे कितनी बार 1 सेकंड में चला जाएगा? इतनी। तो आप समझ सकते हैं बहुत फास्ट जा रहा है। तो भाई इसी को कहते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो डेफिनीशन में जितने वर्ड्स थे मैंने उन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की डेफिनीशन। 1 एम्पियर की डेफिनीशन आपने 10th क्लास में भी था, हम दोबारा से इस पे बात कर रहे हैं। देखिए समझिए बात को। मेरे पास 2 वायर हैं, वायर नंबर 1 और एक इलेक्ट्रिक वायर है B। ठीक, दोनों की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है भाई। और एक बात, दोनों कहाँ रखे हुए हैं? दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में। ठीक है भाई। अब खास बात क्या है कि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो यार यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है आपको, इतना तो आ ही गया आखिर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि वायर हमें कैसे लेने हैं? ऐसे वायर लेने हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो? नेग्लिजिबल हो। ठीक, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2 वायर हैं, दोनों जो वायर हैं एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस में रखे हुए हैं। ठीक है भाई। और कहाँ रखे हुए हैं? तो यार ये रखे हुए हैं वैक्यूम में। तो देखिए क्या क्या मैंने बताया, कंडीशंस मैंने क्या क्या बताई। 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये कीवर्ड्स हैं अपने। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और कितना डिस्टेंस? प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। कहाँ? वैक्यूम में। ठीक है भाई। अब मान लो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा या रिपल्सन वाला होगा। क्यों, कैसे होगा, ये सब बातें आपको 12th क्लास में पता चल जाएगी। ठीक है ना। अभी आप मान लीजिए कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स अगर इतना लगा, कितना? इतना 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगर भैया इतना फोर्स लग गया, सपोज स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब हमने दोनों में से क्या करना स्टार्ट किया? इलेक्ट्रिक करंट पास किया, और करंट धीरे धीरे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और हमने अपने साथी को बोल रखा कि यार जैसे ही दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इतना लग जाए तो बता देना। तो उसने बोला ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा आया क्या इतना फोर्स? बोला नहीं, और इंक्रीज़ करो। मैंने इंक्रीज़ किया। ऐसा करते करते जैसे ही इतना फोर्स आया उसने चिल्ला के बोला बस अब रुक जाओ। तो हम रुक गए।
तो भाई अब जब इतना फोर्स दोनों वायर के बीच में लगेगा तो जितना इलेक्ट्रिक करंट आप पास करा रहे हो उसी इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, टेम्परेचर के आपने 3 यूनिट सुने होंगे, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो भाई हम इन तीनों यूनिट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप एक नई बात सुनिए। देखिए भाई, ऐसा है कि ये हमने एक ग्राफ बना रखा है। ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच में है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है भाई। और ये जो ग्राफ है ये वाटर के लिए है। किसके लिए है? वाटर के लिए। अब इस ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे हम ऐसे प्रेशर ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से यहाँ टेम्परेचर के भी वैल्यूज़ हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए यार, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो यार 100 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर प्रेशर पे है। अब अगर तुमने यहाँ पे बढ़ा दिया क्या, टेम्परेचर इतना है, इससे आगे चले गए तो तुम किस में आ जाओगे? वेपर में आ जाओगे। और अगर उससे कम कर दिया तो किस में आ जाओगे? वाटर, लिक्विड फॉर्म में आ जाओगे। तो इसी तरह से ये देखो एक पॉइंट दिख रहा है। ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिसमें वाटर लिक्विड फॉर्म, वेपर फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, तीनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में मतलब वाटर लगातार इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में भी, वेपर में भी और सॉलिड में भी। अब तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? तो देखो भाई, जो टेम्परेचर है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। तो तुम कहोगे सर इतना टेम्परेचर तो हम आइस में अपने फ्रिज में अपने जनरेट ही कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं कहूँगा भाई प्रेशर बहुत लो रखना है। नॉर्मली जो प्रेशर आप देखते हो वो कितना होता है? 760 mmHg। और हम कह रहे हैं कि इतना टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर कितना होना चाहिए? इतना। अगर ये दो कंडीशन आ गई तब वाटर जो होगा वो अपने ट्रिपल पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ट्रिपल पॉइंट में। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या है भाई? तो यार ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ये वो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर और प्रेशर है जिसमें कोई भी सबस्टेंस अपने सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज में एक साथ कोएग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं होगा कि वेपर बहुत ज़्यादा है या लिक्विड बहुत ज़्यादा है या सॉलिड, सब बराबर होंगे और लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे इस तरीके से। तो भाई ये ट्रिपल पॉइंट है। अब बात करते हैं अपने बेसिक डेफिनीशन की। देखिए मैं आपसे कहूँ कि यार ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन। ठीक है भाई। तो अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो केल्विन जो होता है ना, केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 केल्विन हमको डिफ़ाइन करना है। 1 केल्विन। ठीक है भाई। तो देखिए तो यार केल्विन जो है ना, कह रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है। 1 केल्विन वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है जो वाटर के ट्रिपल पॉइंट वाले टेम्परेचर का कितने टाइम्स होता है? 1/273.16 टाइम्स। मतलब और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोले, 1 केल्विन कितना होता है? तो बोला गया कि यार वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है ना, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, तो कितना टेम्परेचर है? 273 अप्रॉक्स। तो कह रहे हैं 1 केल्विन कितना होता है? वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर है उसका इतना टाइम्स। तो यार इतने टाइम्स का मतलब क्या हुआ? ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 केल्विन आ गया। इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या बोला गया 1 केल्विन की डेफिनेशन कि यार 1 केल्विन वाटर के ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 1/273 टाइम्स है। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 1 केल्विन इक्वल टू
1 केल्विन। ठीक है भाई। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब डिफाइन करते हैं मोल को। तो देखिए मोल जो है, मोल की डेफिनेशन 9 क्लास में भी बताई गई थी, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। वो क्या है कि यार कार्बन जो है ना, कार्बन अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है, कितना 12 ग्राम, तो इतने ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल्स होंगे उस नंबर को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। उस नंबर को क्या बोलते हैं, 1 मोल। और वो नंबर होता कितना है, वो इतना होता है, वो इतना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज़, या इसको आप पार्टिकल मान लो, एज देयर आर एटम्स ऑफ 0.12 किलोग्राम। अब इसको 12 ग्राम बोलते हैं या 0.12 किलोग्राम बोलते हैं, एक ही मतलब है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, मतलब 1 मोल क्या होता है, 1 मोल क्या चीज़ होती है, या 1 मोल यार एक नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास मार्कर हैं और मेरे पास इतने मार्कर हो जाएं 6.022 × 10⁻23, तो मैं कहूँगा मेरे पास मार्कर कितने हैं, 1 मोल मार्कर है। तो 1 मोल को डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे यार 1 मोल जो है किसी भी सबस्टेंस के उतने नंबर्स होते हैं, विच कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज़, उतने नंबर्स होते हैं जितने कितने किस में होते हैं, जितने 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। कोई आपसे पूछे 1 मोल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार 1 मोल किसी भी मटेरियल के उतने नंबर्स होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि हमारे पास कार्बन 12 है, ये रहा कार्बन 12, कितना है, 12 ग्राम है। अब 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे उसी नंबर को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, उसी नंबर को मोल। यानी अब कोई भी मटेरियल अगर उसके पास अगर इतने नंबर हैं, जितने नंबर कार्बन जो 12 ग्राम अपने पास है उसके पार्टिकल्स का नंबर है, उतने ही नंबर किसी भी मटेरियल के हो जाएं, चाहे ग्लास हो, चाहे पेन हो, चाहे मोबाइल हो, कोई भी चीज़ अगर इतने नंबर्स में प्रेजेंट है, और ये नंबर कितना होता है, इतना, कोई भी चीज़ अगर इतने नंबर्स में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल। जैसे कोई भी चीज़ अगर हमारे पास 12 है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर हमारे पास इतनी है तो क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन 1 मोल की। अब बात करते हैं एक डेफिनेशन कैंडेला की। तो देखिए भाई, कैंडेला को समझने के पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, अगर हम कोई एक ऐसा सर्कल बनाएं जिसमें सर्कल का एक पार्ट हम ऐसा रखें कि जितना रेडियस हो, जैसे मान लो रेडियस अगर 1 यूनिट है तो आर्क भी आपका 1 यूनिट हो। अगर ये 1 यूनिट है तो आर्क भी कितना हो, 1 यूनिट। तो यार इस एंगल को स्टेरेडियन बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है भाई। आपसे कोई पूछे यार स्टेरेडियन कौन सा एंगल होता है, तो कहते हैं यार ये वो एंगल होता है जिसमें कि रेडियस और आर्क दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ जो है, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना हम कह रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर यहाँ पे एक हमने बल्ब रखा, ठीक, और ये बल्ब कैसा है, ये एक ऐसा बल्ब है जिसमें एक ही कलर प्रोड्यूस हो रहा है। नॉर्मली जो वाइट लाइट होती है आपको पता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ये कैसी है, मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब कि यार इस लाइट में केवल एक ही कलर है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, एक ही कलर है। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा बल्ब या फिर कैंडल रख दिया, ठीक, और ये जो बल्ब है इसमें से जो कलर बाहर आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी दे दी। कलर की फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। लाइट जो होती है, लाइट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हुआ करती है। तो इतनी वेवलेंथ कितनी, 5.4। अब यार इस बल्ब को यहाँ रख दिया तो इस बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होगी, हर तरफ लाइट प्रोड्यूस होगी। तो हम कह रहे हैं कि यार हर तरफ तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन यार इतने एरिया में जितनी लाइट प्रोड्यूस हुई ना उसी को बोलते हैं 1 कैंडेला। क्या बोलते हैं, 1 कैंडेला। और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, इसकी पावर 1/4
683 वाट होनी चाहिए। कितनी? 1/683 वाट। तो दो बातें हो गई, एक तो पावर की बात हो गई और एक फ्रिक्वेंसी की बात हो गई। ये दो चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं इस लाइट में तो हम कह देंगे इस एरिया में जो लाइट है उस लाइट के लिए हम एक यूनिट बना लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैंडेला। तो अब देखिए कैंडेला का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द कैंडेला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, ठीक, ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस हर्ट्ज एंड दैट हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी, ये रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन में इतना वाट जो है तो रेडियंट इंटेंसिटी होना चाहिए। तो यार इस वाले सेक्शन में जो लाइट होगी इसको क्या बोल देंगे? 1 कैंडेला बोल देंगे। अब ये 7 जो यूनिट्स हैं, वैसे तो ये फिज़िक्स में ज़्यादा डिटेल में, ये फिज़िक्स का पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में 11th क्लास के NCERT में स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो हमने इसको एक बार देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।